हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2025 के लिए ले आए हैं। और ट्रस्ट मी, यहीं से आएगा। इसका मतलब ऐसे ही नहीं है, हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, बहुत ही हर वैरायटी की केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपकी। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेगा, इन क्वेश्चन के थ्रू ना दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो भी ट्रिक है यूज हुआ है, जो भी टेक्निक या जो भी कॉन्सेप्ट है ना, हर तरीका सिखाऊंगा। और आपको अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो यकीन मानो, हर चैप्टर वाइज ये मिल जाएंगे। लगभग 20 से 25 दिनों में आपको मिल जाएगा। आज से स्टार्ट होगा, आप इसे कर लेना। और कम से कम 20 मॉडल पेपर देने की कोशिश है, हम लोग 1 अप्रैल से देंगे, उसे कर लेना। यकीन मानो आपका केमिस्ट्री का टेंशन दूर हो जाएगा। तो आज केमिकल काइनेटिक्स के 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और बिल्कुल अप्रोच, ट्रिक, टेक्निक सब बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सेलेक्ट करके हमने क्वेश्चन लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं हर एक दिन पहले PDF ना कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगा, आप वहाँ पे इसको सॉल्व करना और नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। अपना स्ट्रेटेजी अभी यही है, फिलहाल आगे बता देंगे, जैसा अपडेट होगा मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ln(k) वर्सेस 1/t इन अकॉर्डिंग्स विथ आर्हीनियस इक्वेशन। अब सबसे पहले आपको अगर करेक्ट ग्राफ पहचानना है तो आपको आर्हीनियस इक्वेशन पहचानना होगा, ठीक है। अब आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है ये समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, हमें पता, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हमें पता है दोस्तों कि जो आर्हीनियस इक्वेशन होता है वो क्या होता है। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ अपन एक एक चीज़ सीखेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी हम बता दिए, ठीक है। आर्हीनियस की जल्दीबाजी में आपने कर लिया, कुछ नहीं। एक तरीके से आप वन शॉट इसे मान सकते हो, पूरा रिवीजन मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही तगड़े तगड़े हैं, आपको हर बात सिखा देगा। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, K = A × e⁻⁻⁴ एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या है ये आपके पास RT है, ठीक है। अब देखो इसको, क्योंकि हमको ln(k) और 1/t का ही ग्राफ बताना है, तो आप, इसलिए हमने इस इक्वेशन को यूज किया, हिंट भी दे दिया था। तो आप इसको देखो, ln(k) के फॉर्म में इसको लिखना है, तो आप दोनों साइड लॉग ले लो, है ना। बोथ साइड लॉग ले लो, या ln ले लो, बोथ साइड ln ले लो, ln पूछो, बोथ साइड ln, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ln(k) और यहाँ पे ले लोगे तो ln A, है ना, E - EA/RT। अब कोई चीज़ अगर मान लो मल्टीप्लाई में है तो उसको आप ऐड करके लिख सकते हो, है ना, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल हम बात करें तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ln(k) और यहाँ क्या हो जाएगा, ln A, है ना, प्लस, ठीक है, ln e⁻⁻⁴ EA/RT लिख सकते हो। और फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ln(k) और यहाँ पे ln A हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास पावर में है, ये वैल्यू दिख रहा है आपको, ये पास पावर में है, तो पावर निकल के बाहर चला आता है। एक लॉग का फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपके पास ln A⁻x है, तो इसे हम लिख सकते हैं x ln A, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही यूज हुआ है। हमारे पास जब पावर इधर आ जाएगा तो प्लस में है और माइनस है पावर, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -EA/RT हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ln E हो जाएगा। और ln E की वैल्यू आप जब रख दोगे यहाँ पे तो आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ln(k) और ln A, और यहाँ पे आप 1 रख दोगे उसकी वैल्यू, है ना, तो ये हो जाएगा। ln E की वैल्यू आपने अगर डाउट हो तो वहाँ पे 1 रखा हमने, तो ये हो गया। अब अगर साफ साफ आप देखो तो ये ग्राफ आपको यही तो रिलेशन बताना था, ln(k) और टेम्परेचर के टर्म्स में। ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो यही तो आपको बताना था। तो इसे हम अगर मान लेते, आपको एक स्ट्रेट लाइन पता है, y = mx + c होता है ना। तो अगर आप इससे रिलेट करोगे तो ये आपके पास y हो गया, y एक्सिस पे गिवन है ln(k), देखो यहाँ पर भी
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो y ln ये y हो गया, और mx प्लस सी, ये आपके पास एक कांस्टेंट है तो यहाँ पीछे c लिख लो, और ये क्या है भाई, माइनस mx है ना, mx है ना। तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो आपके पास यम है, यम क्या होता है, एक तरीके का स्लोप होता है। क्या होता है भाई, स्लोप। और स्लोप की जो वैल्यू है यहाँ पे, कभी कभी आपको उससे सवाल पूछता है, तो स्लोप की वैल्यू m बराबर आप लिख सकते हो, क्या होता है, माइनस ई अपॉन आर होता है। तो ये वैल्यू, एक स्लोप जो है यहाँ पे कैसी वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। और कभी नेगेटिव वैल्यू अगर आए स्लोप आपका, तो जो ग्राफ होता है नेगेटिव ग्राफ, हमेशा याद रख लेना, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जो स्लोप होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे। ये बताता है नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ये हिंट है। अगर पॉजिटिव होता तो आपके पास ग्राफ कुछ उस तरीके से जाता, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या पूछा था, ln के वर्सेस 1/t, यहाँ पे 1/t ही तो है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है भाई, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई, अगर नहीं आई होगी तो आप पूछना, मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए इसको सिखाता हूँ आपको, देखिएगा। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, नहीं होगा कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या गिवन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले सॉल्व करने में। कभी अगर आपको क्या पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस तरीके से डाटा गिवन है। एक तो तरीका है आप लंबा तरीका अप्लाई करो। लंबा तरीका कैसे अप्लाई करोगे, कि आप मान लो रेट की वैल्यू, मान लो आप ए बी गिवन है, तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, के ए, मान लो ए पावर हमें पता नहीं है ऑर्डर, तो के ए टू द पावर बी, ए बी ही गिवन है ना, और इसको मान लो वाई। इसको इक्वेशन 1 मान के आप सॉल्व करो, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, है ना। आप एक एक इक्वेशन बनाओ हर केस में। मान लो पहला इक्वेशन कैसे बनाते, देखो मैं बता देता हूँ कि आर, यहाँ पे एक सेकेंड, पहले केस में ये गिवन है डाटा, तो रेट की वैल्यू आप मान लो क्या है, 2 × 10⁻³ है, और यहाँ पे के है, ए की वैल्यू कितना है, 0.1। हम शॉर्टकट बताएंगे आपको, ये तो ऐसे समझा रहा हूँ। तो आप ऐसे ऐसे निकाल के वेरिएबल की वैल्यू निकालो, है ना। एक इक्वेशन इसे बनाते, फिर दूसरा इक्वेशन बनाते, 4 × 10⁻³ है ना, और के यहाँ पे लिखो 0.2⁻x, और यहाँ पे आप लिखते 0.1, और ये y, फिर ये इक्वेशन 3 होता, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप ये इक्वेशन और बनाते 1.6, है ना, रेट का इक्वेशन लिखते। पर ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हाँ अपना तरीका दूसरा होने वाला है ना। अब देखो ये चारों इक्वेशन को सॉल्व करते, 2, 3 और 4 को सॉल्व करते, सॉल्व फॉर x एंड y, लेकिन आपको मैथ नहीं सॉल्व करनी है ना। ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, फर्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड है, लेकिन दूसरा मेथड अपना ये कहता है, सेकेंड मेथड में हमने क्या बोला आपको, ऐसा नहीं करना है, सिंपल। देखो कलर चेंज करें पेन का, फिर आपको हम बताते हैं। सेकेंड मेथड में आप यहाँ पे देखो, जस्ट b हमारे पास जब कांस्टेंट है, ध्यान देना b अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास a की वैल्यू देखो कितना हो रहा है, 0 से 0.1 से 0.2 हो रहा है, डबल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। जब हमारे पास b कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, लिख लो यहाँ पे डबल हो रहा है। और a अगर डबल हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास रेट कितना हो रहा है, रेट भाई देखो, रेट भी, ये तो अपने पास कांस्टेंट है 10⁻³ रेट भी हमारे पास कितने टाइम्स हो जा रहा है, 2, और यहाँ पे 4 हो जा रहा है, 2 से 4 हो जा रहा है, तो मतलब रेट में हमारे पास कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है ना। अरे भाई 2 से हमारे पास कितने में जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो देखो 2 × 2, एक ही बार तो 2 को ऐड करना है, मतलब यहाँ पे एक ही बार 2 की रिक्वायरमेंट है ना, 1 टाइम, तो 2 का 1 टाइम हो रहा है ना, 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ पाए। अब देखो दूसरा वाला, जब आपके पास ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 से 1.6 हो रहा है,
है ना। 1.6 मतलब अगर इसे और अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो मैं इधर करता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा इसको स्मॉल कर देता हूँ भाई, ये अपने पास ध्यान देना। देखो मैं ये बोल रहा कि अगर आपके पास 4 से ये कितना जा रहा है, 1.6 जा रहा है ना। और यहाँ पे लिख ही लो 10⁻³ आप कहोगे वहाँ पे 10⁻² है, कोई बात नहीं। 1.6 को आप ऐसे लिख लो 1.16 और अपान में क्या हो जाएगा, एक डेसिमल है तो अपान में एक ज़ीरो लगा के लिख लो, अब हो जाएगा। और अच्छे से सॉल्व करोगे इसको तो 4 × 10⁻³ और यहाँ पे अब इसे लिख सकते हो 16 × 10⁻³ क्योंकि इसके पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव दो ऊपर थे, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखो 4 से कितने टाइम्स है, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स है 4 के, तो 4 की हमारे हिसाब से 4 2 जा 8 होगा, है ना। और 8 2 जा कितने हैं, ध्यान देना, 8 2 जा 16 है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हो कि 4 का हमारे पास कितने टाइम्स हो रहा है, 1 और 2, तो मतलब 2 टाइम्स हो रहा है 4 का, 2 टाइम्स 4 है ना, 4 का 2 टाइम्स हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो बी के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है। तो ओवरऑल ऑर्डर आप लिखना चाहोगे तो रेट बराबर आप लिख सकते हो KA⁻1 और B⁻2। तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आप लिखना चाहोगे तो सम हो जाता है 1 + 2, ये 1 + 2 लिखोगे तो 3 हो जाएगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 1 + 2 ओवरऑल ऑर्डर मैंने लिख दिया है 3, पर आपसे पूछा था ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपका द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री टू 57 डिग्री सेल्सियस। ये बोल रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है रेट, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 27 से 57 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको उसी फॉर्मूले को अप्रोच करना है। देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन एनर्जी से तो 2 ही फॉर्मूले लगते हैं, या तो आर्हीनियस वाला या आर्हीनियस से ही निकल के एक फॉर्मूला आता है आपके पास लॉग, है ना, ध्यान देना, K2/K1 और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई लॉग में है तो यहाँ पे 203 R कर लोगे और यहाँ पे होता है 1/T1 - 1/T2 होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो रेट होता है मेरे दोस्त वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, है ना, रेट कांस्टेंट के। तो आपसे क्या बोला है कि आपका पास जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बिग हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है व्हेन द टेम्परेचर बिकम चेंजेस 27 से 57। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉग आपका कितना हो जा रहा है, अगर आर इज मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट है तो आपके पास ये बोल सकते हो कि यहाँ पे K2 की वैल्यू कितना है, 4 है, और यहाँ पे R की वैल्यू आप क्या बोल लोगे, अगर वो 4 टाइम्स है तो वही है, अगर इसे मान लो 1 मान लो, नहीं समझे। ये बोल रहा है कि रेट आपके पास R2 कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। तो इनिशियली में मान लेते हैं रेट R1 कितना था, 1 था, तो R2 4 हो गया, तो जो R2 है भाई वही हमारे पास K2 भी होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं। आप समझ में आया आपको मैंने कैसे किया, ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यही तो पूछा था अपॉन 2.303 R हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, T1 की वैल्यू 27 था तो इसको 27 को आप केल्विन में चेंज कर लोगे तो 273 से ऐड कर दोगे, है ना, केल्विन में चेंज करने के लिए। वहाँ पे 57 था तो इसको भी 273 से ऐड कर लो केल्विन में, ये केल्विन में डाटा आ जाता है ना, केल्विन में ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, log 4 को आप लिख सकते हो क्या, 2⁻², और यहाँ पे E की वैल्यू आप ऐसे ही रहने दो और R की वैल्यू तो आप चाहे पुट कर सकते हो क्या, 8 जूल में रखोगे तो 8.314
8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है ना। ये हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जब आप निकालना चाहोगे तो इसे और अच्छे से लिख लो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 300 और ये हो जाएगा आपके पास 330 केल्विन हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे और अच्छे से, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू ध्यान देना। मैं इसको थोड़ा सा साइज यहाँ पे इसका और अच्छे से कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, है ना, स्पेस हो जाएगा। हाँ ये है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर है तो पावर हमारे पास कोफिशिएंट में आ जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ई ए अपॉन, आप इसको तो चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो और जैसे आपका मन हो वैसे लिख लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसा आपको कंफर्ट लगे ऐसे ही रहने दो। और आप इसको एलसीएम ले लो, है ना। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या जैसे आपका मन हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं इसको, चाहे तो आप ऐसे लिख लो इसको, हम तो ऐसे करते हैं। 300 एलसीएम नहीं आ रहा है, लंबा है तो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे 330 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, है ना। बाकी आप सॉल्व करोगे। log 2 की वैल्यू 0, 30, 10 होता है और ये आपको निकालना था, ठीक है। यहाँ पे 2.03 इंटू 8.314 और यहाँ पे 330 में 300 निकालोगे 30 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 300 और 330 हो जाएगा, है ना। तो ई की वैल्यू जब ओवरऑल कैलकुलेट आप करोगे यहाँ पे, तो ये की वैल्यू जो आ जाती है वो लिख सकते हो। एक इसको और स्मॉल करते हैं हम, तो ये की वैल्यू अब हम लिखेंगे, है ना, स्मॉल हो गया है। तो आप लिख सकते हो इसको क्या कि 2 इंटू 0.3010 और इन सबको मल्टीप्लाई में लिख लो। 2.303, 8.314 और यहाँ पे इसको कैंसिल करके लिख लो। 30 बन जा 30 और 30 धामा 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये आप लिख सकते हो 330, ठीक है। और ये 2 इंटू 2, हाँ ठीक है, 30, हाँ सही है। अब इसको आप सॉल्व करना तो आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो 38.04 ये किलो जूल पर मोल में आएगा, ठीक है। अच्छा, किलो जूल में कैसे मैंने चेंज किया, क्योंकि आंसर आपको किलो जूल में पूछा था। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है ना। तो आपके पास जो ये आंसर आएगा ये जूल में आ रहा था, तो किलो जूल में आपने कैसे चेंज करना है, ध्यान देना। तो 1 जूल बराबर आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ देखो 1000 जूल बराबर आप लिख सकते हो 1 किलो जूल। तो 1 जूल बराबर कितना लिख सकते हो, 1/1000 किलो जूल। तो आपसे इतना जूल अगर पूछा था, ये वाला जो डाटा था इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा जूल में। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये किलो जूल में हो जाएगा, ठीक। अब जूल यहाँ से हटा देना। तो बस यही आंसर था आपके पास, किलो जूल में आ जाएगा कौन सा 38.04, ठीक है। बाकी तरीका सही है, कैलकुलेशन आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वेशन गिवन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन, चलो सॉल्व कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, द इनिशियल रेट वुड बी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। चलो इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख लो। रेट क्या गिवन है आपको, ये गिवन है ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है। ये बोला है कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। ए का कंसंट्रेशन कितना हो बोला है, ट्रिपल हो जा रहा है, यही तो बोला है आपसे। तो ट्रिपल कर दो, बी और कांस्टेंट है तो ए का कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया भाई, ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल कर दोगे 3a का स्क्वायर होगा और बी को आप कांस्टेंट रखो। तो ये बोला है जो नया रेट आएगा ये वाला r' वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ए इक्वेशन 1 है और ए इक्वेशन 2 है, डिवाइड कर दो, फर्स्ट अपॉन 2 कर दो। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही किया करो, है ना। सेकेंड अपॉन फर्स्ट भी कर सकते हो, जो आपका मन करे, लेकिन कैलकुलेशन बाद में सही होना चाहिए। तो के ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के 3a का स्क्वायर हो जाएगा
और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और बी से बी कैंसिल आउट हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आर अपॉन आर डैश, तो ये 1/3 का स्क्वायर तो बचा रहेगा ना भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर अपॉन आर डैश बराबर 1/9। तो आपके पास जो नया रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपके पास आर बराबर आ जाएगा, सॉरी आर, ये आर बराबर क्या हो जाएगा 9R और आर डैश उधर। तो आर डैश कितना आ रहा है 9R के बराबर आ रहा है। तो कितना टाइम्स हो गया भाई इनिशियल का 9 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा इंक्रीज्ड बाई 9 टाइम्स, कहाँ पे, इन आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज गिवन बाई डेल बी। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं और रिएक्टेंट को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। द करेक्ट रिलेशन, ठीक है, इससे ये भी इजी ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या आपके पास गिवन है 3A और यहाँ पे क्या है 2B है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप कभी रेट लिखते हो दो तरीके से लिखते हो। एक तो रेट आप इस तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट मेथड है कि रेट इज इक्वल टू, है ना, KA⁻³ लिख सकते हो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। सेकेंड मेथड है आपको डेल के फॉर्म में लिखना है। तो रेट आप इस तरीके से लिखते हो, जो रिएक्टेंट हो ना उसको आप क्या किया करो, DA ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पे डेल गिवन है तो आप डेल लिखो, कभी कभी डी भी लिख सकते हैं ना, डेल A अपॉन डेल T लिख सकते हो। और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है ये वाला पार्ट, उसको 1/3, और रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं डिसअपीयरेंस, क्योंकि वो गायब होता है ना तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको माइनस लगा लेते हैं हमेशा रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में जो बनता है वहाँ पे आप प्लस लगाते हो, और जो स्टोइकियोमेट्री है उसको भी ऐसे ही लिखते हो, और बस डेल B अपॉन डेल T लिख लोगे। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, यही तो पूछा था आपसे कि डेल बी का क्या हो जाएगा, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस आप लिखना चाहोगे तो आप सीधे सीधे लिखो यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल टी, है ना। तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर डायरेक्शन में, तो -2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ए प्रोडक्ट बी रिएक्शन गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलर विच बिकम्स 0.01 मोलर आफ्टर 5 मिनट, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, रेट कांस्टेंट और टाइम का रिलेशन। तो K इक्वल टू होता है 2.03, है ना, अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, A0 नाम दे देते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन AT दे देते हैं ना। ठीक है, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है कंसंट्रेशन एट T, टाइम T पे मान लो। ठीक है, आपको गिवन है भाई, ये साफ साफ लिख लो क्या गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है A0 बराबर 0.1 मोलर, और टाइम T पे कितना गिवन है AT पे आपको गिवन है 0.001 मोलर। T कितना गिवन है 5 मिनट गिवन है ना, सारा डाटा गिवन है, इसको पुट कर लो। तो K बराबर हो जाएगा 2.03 डिवाइड बाई 5, और इसे लॉग और इसे सॉल्व 0.1 और यहाँ पे 0.001, है ना। इसे आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से कर लेते हैं सॉल्व। 2.03 अपॉन 5 लॉग, उसे आप नीचे 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 10 लगा लो, और यहाँ पे आप ऊपर 1 2 3 लिख सकते हो, 1 2 3 डिजिट है ना, और यहाँ पे इससे हमने कैंसिल आउट कर दिया।
फिर से आप अगर लिखना चाहो तो 2035 लॉग और इसको 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2035 और 2 इधर चलाएगा और लॉग 10 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा। फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो 2 को इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको लिखो और अच्छे सॉल्व करना चाहो तो 2303 यहाँ पे क्या कर लोगे 1000, क्योंकि 3 डिजिट पे डेसिमल था और वहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 406 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5000 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9212 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है सर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये, द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 ईयर। ठीक है भाई, ये बोला है टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 ईयर इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर इज 0.02 मोलर देन फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर कभी इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो इसका मैं ट्रिक आपको सिखाता हूँ। हमेशा 2 फॉर्मूले याद रख लेना, ठीक है। अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन है क्या कि आपको बोल टी हाफ गिवन है ना, टी हाफ टी की बात कर रहा है और इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टी की बात कर रहा है, तो आपको इस केस में 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक क्या है बताया था आपको मैं, ट्रिक और ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या किया करो, जो भी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो भी कंसंट्रेशन है उसको आप क्या किया करो भाई, उसको पावर में लिख के इसके इक्वल आप लिख सकते हो 2 टू द पावर n ऐसे। और एक फॉर्मूला होता है n इंटू टी हाफ बराबर टी गिवन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के ही केस में आप लगाना। तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना गिवन था, इनिशियल क्या, द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 ईयर्स इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर इज 0.02 मोलर। क्या बोला है, इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8 ईयर्स 1000 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 8000 ईयर के बाद कंसंट्रेशन आपको गिवन है तो 2n इंटू 80 लिख लो। 80 का कंसंट्रेशन आपको कितना गिवन 2n, और 80 का कंसंट्रेशन कितना गिवन है 8000 ईयर बाद 0.02 गिवन है ना, यही तो गिवन है। अब देखो आप यहाँ से आप n निकालो, n कैसे निकालो, n इंटू टी हाफ आपको कितना गिवन है 2000 ईयर गिवन है। देखो वहाँ पे टी हाफ शुरू में गिवन है और आपके पास टी गिवन कितना है, टी आपको गिवन भी है, टी ये 8000 ईयर गिवन है, टी हाफ और टी गिवन, ठीक है। फॉर्मूला ये है। और n अगर आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 8000 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर दोगे तो n की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ गया यहाँ से। और n की वैल्यू 4 आ गया तो यहाँ पे आप 2 टू द पावर 4 लिख दो और 0.0 लिख दो, है ना। तो आपके बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। और 2 टू द पावर 4 का इससे जब 32 होता है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 मोलर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 2 फॉर्मूला याद रख लेना, स्टार करके इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले जो हैं बहुत ही फेमस फॉर्मूले हैं भाई, एक ये और एक ये वाला, दोनों को याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्या गिवन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इतना, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस बोल सकते हो, एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इतना, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल 10 सेकेंड विल बी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी फॉर्मेशन या अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात करेगा तो आपको वही वाला इक्वेशन लगाना है जो अभी ऊपर हमने लगाया, बताते हैं। आपको क्या गिवन है रिएक्शन, इसे लिखो 6C + 9D गिवन है, ठीक है।
अब इसका अगर रेट आप लिखना चाहोगे तो मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं। आप इसका रेट कैसे लिखते हैं, जो रिएक्टेंट है उसको 1 के टर्म में लिखते हो क्योंकि वो कंज्यूम होता है, और आप डेल बी के टर्म में लिख लो ना, चाहे डेल लिख लो चाहे डी लिख लो, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इसमें, इसलिए हमने यही लिख लिया। और यहाँ पे ये आपके पास क्या है 3b है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हो, क्या गिवन, -1/dB/dt, और ये क्या लिख लोगे, +1/6 dC/dt, और +1/9 dd/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या सी का गिवन था, है ना, और किसका गिवन था, आपको ए का गिवन था, है ना, यहाँ पे रेट कहाँ ए का गिवन था, तो इसलिए हम केवल ए और सी से मतलब रखेंगे, बाकी को छोड़ दो, सारे इक्वल ही हैं। तो आप लिख सकते हो जो रेट आएगा, है ना, यहाँ पे -1/4 रेट ए का आपको गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना गिवन है, आप यहाँ पे इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख लो, और चाहे सी लिख लो, आपको जो भी क्या पूछा था यहाँ पे बी कंज्यूम पूछा था, है ना, क्या बोला था, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो आप इसे ही लिख लो 10⁻, ये गिवन था, कोई बात नहीं, ये गिवन था तो इसे ही लिख लो, है ना, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और 4 भी है ना, और ये 4 से 4 कैंसिल, और ये नेगेटिव ये बताता है डिसअपीयरेंस, है ना, कंज्यूम हो रहा है, तो रेट आपके पास ये कितना आ गया 10⁻⁻2, है ना। अगर यूनिट लिखोगे तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अब आपसे पूछा था कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी का कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो आपको रेट पता चल गया, रेट इतना है, और इसको आप बराबर लिख सकते हो -1/3 dB/dt लिख सकते हो। आपसे पूछा क्या था, रेट ऑफ बी, ये रेट ही तो है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10⁻2 × 3, तो ये क्या आ जाएगा dB/dt, रेट ना, नेगेटिव साइन बताता है डी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव आप लगा सकते हो। तो आपके पास कितना आ गया 3 × 10⁻2, ये बी कंज्यूम कितना हुआ, समझ आया आपको। अब बी कंज्यूम 10 सेकेंड में कितना कंज्यूम होगा बी, तो ये भी अगर आपको निकालना हो तो ध्यान देना, तो बी आप लिख सकते हो, टाइम भी गिवन था ना कि 10 सेकेंड में कितना कंज्यूम होगा, तो ये तो आपके पास 1 सेकेंड में है, तो बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 10² × 3 और मल्टीप्लाई, एक टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपये है तो 2 टॉफ़ी का मूल्य 40 रुपये, तो वही बात है, 1 सेकेंड में ये 1 सेकेंड में आपके पास इतना आ रहा है, तो आपके पास ये कितना है 10 सेकेंड में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻²। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये बी, साफ साफ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इसमें बोला था फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इतना, ठीक है, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन को बस इस बात से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को आप बस इस बात से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास एंथैल्पी गिवन है, क्या एंथैल्पी डेल्टा एच रिएक्शन जो गिवन है वो कितना गिवन है आपके को दिख रहा है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ आता है आपके पास, वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोडक्ट की आपके पास वो कम होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ रहे हो एक्सोथर्मिक के केस में। तो यहाँ पे ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, बस एक ही ग्राफ आपको दिख रहा है, ये आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिख रहा है, ER और EP है। तो आपके पास यहाँ पे बराबर आ जा रहा है एनर्जी, यहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा आ जा रही है एनर्जी, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बस यही है जहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये करके आगे बढ़ चलो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। बाकी अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, EA फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस E एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आप इससे सॉल्व कर सकते हो।
बाकी अपन सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए हमने नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्या गिवन है? द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो कैसे करते हैं आइए सिखाते हैं आपको। देखिए, वैसे तो ट्रिक भी है पर मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई करो फिर ट्रिक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी होता है वो कितना होता है 2.03 अपॉन के, और क्या होता है लॉग, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टी, यही होता है ना। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान देना कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। अगर मान लो, अगर लेट आप एज्यूम कर लो इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 100 था, है ना, तो 80 कितना हो जाएगा, 99% कंप्लीट हो जा रहा है, तो 80 आपके पास कितना हो जाएगा 100, इनिशियल इतना था और इतना, है ना। समझ पा रहे हो ना, आप एज्यूम करके ऐसे लगाना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करना 2.03 अपॉन के, और यहाँ पे लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90% कंप्लीट हो जा रहा है, तो बचेगा कितना भाई, 90% कंप्लीट हो जा रहा है तो बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि ये आ जाएगा 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1, और 1 आप ऐसे लिख सकते हो। फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.303 और ये आपके पास 2 इधर आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई के हो जाएगा। तो ये आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 और 4 हो जाएगा, और 606 और इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे के हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा टी का रिलेशन। तो टी का रिलेशन आ गया आपके पास 4.606 इंटू 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकिंग प्लेस 3 स्टेप, तो आपके पास क्या बोला है यहाँ पे, एट सेम टेम्परेचर। तो देखो, इस वैरायटी का भी क्वेश्चन ना आपसे पूछा जाता है। आइए सिखाते हैं इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, आपके पास जो भी रेट कांस्टेंट का इक्वेशन आपको गिवन है आप उसे नोट कीजिए। K1 इंटू K2 आपके पास गिवन है अपॉन K3, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो, जो रेट कांस्टेंट होता है ना K बराबर, आप इसको आप लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है जो K होता है वो किसके डायरेक्टली होता है, बताइए भाई। K होता है हमारे पास A इंटू ई ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। कहीं ना कहीं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जो K है आपके पास, इस इक्वेशन को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, ए के फॉर्म में, A1 इंटू A2 अपॉन A3। समझ पा रहे हो आप मैंने क्या बोला, आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको भी यहाँ पे ई टू द पावर क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। पर मैं कहूँगा ये चीज़ लेंदी हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो ऐसे करके, पर मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। जो भी आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है ये वाला, आप क्या करो, इसको ध्यान दो, इसको डायरेक्ट लिखो। के बराबर यहाँ पे क्या लिख लो, के बराबर ई ए लिख लो। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा था, और यहाँ जो K1 है K2 है उसको आप जब जो मल्टीप्लाई में है, मैंने क्या बोला, जो मल्टीप्लाई में है उसको ऐड करके लिखना, मल्टीप्लाई वाले को ऐड कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, E A1, देखो मल्टीप्लाई में है K1 K2, तो E A1 प्लस E A
2, और जो डिवाइड में उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखो। डिवाइड को कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करके, तो -EA3 डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे करना, डायरेक्टेड ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक आप मान सकते हो। तो यहाँ पे EA1 हो जाएगा। EA1 की वैल्यू कितना है, 40 है। EA2 की वैल्यू 50 है और EA3 की वैल्यू 60 है। तो यहाँ पे आपके पास 30 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये कर लो आप ना, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है, ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना गिवन है, 0.04, ठीक है। और आपसे बोला है कि एट 10 मिनट एंड 0.03 मोल, ठीक है, एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। टी हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। चलो देखो, ये आपको 2 टाइम गिवन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे, आपको 2 रेट कांस्टेंट भी आपको गिवन है ना। तो आपको पता है के का रिलेशन क्या होता है, के बराबर क्या होता है भाई, A -EA/RT होता है, यही पढ़े हो आप, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है भाई, और मैं आपको ना अब फिर से एक दूसरा, मतलब ये मेथड तो है ही, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है, मैं 2 मेथड आपको सिखाऊंगा, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड अपने पास ज़्यादा आसान है। सेकेंड मेथड क्या है, डायरेक्ट, जब 2 टाइम आपको गिवन हो, है ना, तो उस टाइम पे आप 2.303 लिख सकते हो अपॉन T2 - T1, ठीक है, लॉग ए इनिशियल अपॉन, या ए इनिशियल नहीं, यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन A1 अपॉन A2, डायरेक्ट आपका सवाल, ठीक है। और रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, के, और कंसंट्रेशन के जो भी आपके पास कंसंट्रेशन होता है ना। तो ये अपने पास आपके पास क्या लिख सकते हो, A1 अपॉन A2, ठीक है। A1 A2 को आप ये भी मान सकते हो, ये क्या है, के ही है, जो आपके पास ये 0.4 और ये 0.03 है डायरेक्ट। तो आपके पास के बराबर लिख सकते हो 2.303, और T2 आपके पास 20 है और T1 है 10, और यहाँ पे लॉग 0.04, डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो 0.03। तो इसको आप सॉल्व कर लो, के बराबर 2.303, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, है ना। इसको लॉग आप लिख सकते हो 4/3। फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303/10, और ये क्या लिख सकते हो, लॉग 4 है, तो इसको लॉग 4 माइनस लॉग 3 लिख सकते हो। अपॉन में होता है कोई चीज़ तो आप लॉग याद रख लो, लॉग A अपॉन B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू आप निकाल लोगे, इसे सॉल्व कर लेगे, इसकी वैल्यू आपके पास 0.5 समथिंग आएगा, इसकी वैल्यू 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने आपको लिख दिया। तो फर्दर इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.0287 आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, टी हाफ बराबर 0.693/K होता है। के की वैल्यू आपने निकाल लिए तो 0.693, और यहाँ पे के की वैल्यू 0.0287, और ये आपके पास आ जाएगा 24.14 सेकेंड। तो आंसर नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पर आंसर अपने पास यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये log 4 की वैल्यू शायद 0 पॉइंट, मतलब मैं तो याद किया हूँ, अगर log 2 की है तो 1 पॉइंट घट इंक्रीज करके लिख दो 0.3, log 4 तो 0.5 और log 3 0.4, तो log 4 0.5 या 0.6 यहाँ पे लेते हैं ना। वो वैल्यू आपको गिवन होगा, उसका टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे गिवन है, जो भी गिवन होगा। log 3 की वैल्यू 0.4 ये गिवन था, है ना, और log 4 की वैल्यू गिवन था, log 2 की वैल्यू गिवन था। तो इसको चाहे तो log 4 जो लिखा था ना, आप इसको कैसे लिख सकते थे, log 2 के पावर 2 भी लिख सकते थे, तो ऐसे भी आपके पास आ ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर, ठीक है। इसमें क्या गिवन था,
कि इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा। चलिए आइए इसको समझाते हैं आपको कैसे होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक तरीका आपको बताऊंगा, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको गिवन है एक रिएक्शन ए से, कितना गिवन है भाई, ए से बी प्लस सी इंटीग्रेटेड रेट ला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप यही मान सकते हो, ए से बी है ना। रिएक्टेंट आपके पास एक होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री, कोई बात नहीं, ये गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब T0 निकालोगे, मतलब जब आपके पास टाइम 0 है, तो वहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में आंसर गिवन है, तो यहाँ पे पी मान लो पी इनिशियल रिएक्टेंट पी रहा होगा, ये तो बना नहीं होगा, 0 रहा होगा। एट ए टाइम टी जब निकालोगे तो यहाँ पे मानते हैं एक्स हमारे पास खर्च हुआ होगा, तो पी माइनस एक्स, तभी तो आपके पास प्रोडक्ट बना होगा, और यहाँ पे जो खर्च होगा वही रिएक्टेंट में वही इधर बनेगा, ठीक है। अब पी टोटल आप लिख लो, पी टोटल कैसे लिखते हो, पी नॉट आई माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे इससे कैंसल आउट हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी आई प्लस एक्स, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा पी टी माइनस पी आई, है ना। यहाँ पे समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोला, एक्स की वैल्यू पी टी माइनस पी आई लिख सकते हो, ठीक है। या ये वाला देखो ऐसे लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास पी टी बराबर पी आई और क्या है, पी आई प्लस एक्स है। तो आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, पी आई पी टी है और पी आई प्लस एक्स है, ठीक है। आप पी आई माइनस, तो यहाँ पे आपके पास पी टी माइनस पी आई, वही जो मैंने लिखा था, ये एक्स आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब जब टाइम टी पे आपके पास जो पी आई माइनस एक्स था वो कितना था, टाइम टी पी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो कि पी आई और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो पूरा लिख देता हूँ, पी आई और यहाँ पे पी आई माइनस पी टी और ये प्लस पी आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक पी आई तो पी आई, तो टू पी आई और ये पी टी हो गया, ठीक है। अब फर्दर इसके आप सॉल्व करो, तो जब ये आपके पास आ गया एट ए टाइम टी वाला, जो भी है प्रेशर या कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप बोल सकते हो, तो हमें पता है जो के बराबर होता है 2.303 होता है डिवाइड बाई टी और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टी। तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ दिख रहा है 2.303 डिवाइड बाई टी और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कितना था, पी आई था, यही तो था भाई कंसंट्रेशन के टर्म से, मगर सोच रहे हो तो, लेकिन प्रेशर है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, टी पे आपके पास ये आया है, तो 2 पी आई हो जाएगा पी टी, यही हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो क्या आ गया आपके पास, कहीं भी मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है, 2 पी आई, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कि आर बराबर के गिवन है फॉर अ रिएक्शन 50% ऑफ ए इज डिकम्पोज इन 20 मिनट्स, तो द टाइम टेकन फॉर 90% डिकम्पोजिशन। चलो इसको देख लेते हैं। देखो भाई आपके पास ये बोला है, देखो अप्रोच आपको पता हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपके पास आर के ये गिवन है, ठीक है। अगर आर के गिवन है तो यहाँ पे ये एक है, एन बराबर एक है, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पे आपके क्या दिए, फॉर ऑफ रिएक्शन 50% ऑफ ए इज डिकम्पोज इन 120 मिनट, मतलब अगर 50% डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो टी हाफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 90% देखो, फॉर 90% डिकम्पोज के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, 90% के लिए निकाल लो, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी होता है ना, और लॉग यहाँ पे क्या होता है
इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो के बराबर 2.303 है ना। और यहाँ पे टी की जगह आपको वैल्यू गिवन है, टी हाफ गिवन है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ऐसे नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास लॉग और ए आई आप कितना मान लोगे, इनिशियली मान लो आपके पास कितना था, 100 था, इनिशियली 100 था। और आपके ये आपके पास क्या था, इनिशियल, और फाइनल आपके पास कितना था, फाइनल आपके पास कितना, 90% डिकम्पोज खर्च हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 90 बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो इनिशियली आपके पास 100 था और बचा कितना आपके पास 10, तो इससे आपके पास कैंसिल हो गया। आपके पास लॉग टी की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और के की वैल्यू आप जब लिखोगे, है ना, पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब टी हाफ निकालते हो, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के होता है। तो अगर के आप लिखना चाहोगे तो 0.693 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, तो बस वही लिख लो 0.693, के की वैल्यू आप पुट कर लो और टी हाफ की वैल्यू 120 गिवन थी, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, टी यहाँ से आपका निकल के चला आएगा। इसको 1 ही रख दो, लॉग 10 की वैल्यू 1 रख दो, है ना। अब क्या ही करना, तो यहाँ से आपके पास टी निकल के चला आएगा। टी कितना आएगा, टी सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 399 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, अ स्टूडेंट हैज़ स्टडीड डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस AB3, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा। तो देखो, अगर इस तरीके का डाटा अगर आपको आता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ध्यान देना। तो इसमें एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर ऐसे डाटा गिवेन हो, प्रेशर गिवेन हो या कंसंट्रेशन गिवेन हो और टी हाफ का रिलेशन गिवेन हो, है ना, तो टी हाफ का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, P टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर डायरेक्टली रिलेटेड है, पी टी हाफ बराबर 1 और टी हाफ बराबर 2 बराबर क्या लिख सकते हो, P1 बराबर पावर 1 माइनस n, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P2 दी पावर 1 माइनस n, है ना। और आपसे कभी ऑर्डर पूछता है, कभी ए भी गिवन हो सकता है, तो यहाँ पे टी हाफ डायरेक्टली ए टू दी पावर 1 माइनस n। और अगर आप रिवर्स लिखना चाहते हो इसको, तो टी अपॉन ए टू दी पावर n माइनस 1 ऐसे हो जाता है ना। तो बस यही याद रख लो, आपका आसान काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो टी हाफ गिवन है, कोई भी दो डाटा आप उठा लो, ठीक है, ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला जो आपका आसान लगे, इजी कैलकुलेशन वही उठा लो। तो हमने क्या ले लिया, टी हाफ 1 इसको ले लिया 4 और T2 को मान लिया 2। और यहाँ पे ऐसे प्रेशर वाला भी ले लो, वही जो लिए हो, T4 पे कितना लिए हो 50 और T2 पे 100 है, और यहाँ पे पावर 1 माइनस n हो जाएगा, है ना। तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा 1/2 माइनस n हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो आप इसको पावर 1 है तो इसे लिखना चाहोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और पावर 1 माइनस n, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। और यहाँ पे 2 आप माइनस जब करोगे, वहाँ पे माइनस वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर में है ऊपर वाले अगर इसके पावर और कुछ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं सिंपली, है ना। तो अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर n माइनस 1, और n बराबर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास, n बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 ये क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, BBr3 है, टी हाफ गिवन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रिक ही लो। अब आपको एक भयंकर ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक आपको रामबाण ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन ट्रिक, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप अप्लाई करना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्ट फार्मूला कोई क्वेश्चन में ही लगा सकते हो। T87.5% का जो वैल्यू आता है टी हाफ के साथ रिलेशन आता है 3 × टी हाफ आता है, एकदम रामबाण, ठीक है।
T93 पॉइंट, अब कैलकुलेशन आपका आसान कर दिया, ठीक है। 4t½ याद ही रख लो, सारा कैलकुलेशन ही इजी कर देगा। T96.87% अगर पूछता है तो उसका रिलेशन तो 5 इंटू t½ और T75% अगर गिवन है तो उसका रिलेशन होता है 2 इंटू t½ और T अगर 90% है तो उसका होता है 3.3 इंटू t½ बस अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका, इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। आई होप जो समझदार होंगे वो क्वेश्चन को पकड़ गए होंगे। क्या आपको गिवन है, ध्यान देना, आपको t½ गिवन है, t½ मतलब T50% है ना, कितना है 30 मिनट गिवन है। पूछा क्या है, T70% बराबर पूछा है, तो क्या होता है T70 बराबर 2 इंटू t½ होता है। t½ आपको गिवन है कितना 30 और 30 दूना 60, 60 आंसर आ गया, सेकेंड में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होता है ट्रिक, आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड क्या गिवन है, A से B द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इतना, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लो ये भी ट्रिक, दूसरा ट्रिक अब पकड़ो। दूसरा ट्रिक, रेट कांस्टेंट का जो होता है मोल बराबर 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, बस ये याद रख लो, इसी से ऑर्डर निकल जाएगा। अब आपको क्या गिवन है उसको कंपेयर कर लो। गिवन क्या है देखो, कितना गिवन है, रेट कांस्टेंट के बराबर 4.6 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर कर लो भाई, लीटर और लीटर से कंपेयर कर लो। यहाँ पे 1 है तो क्या लिख सकते हो, n-1 बराबर 1, कंपेयर तो n बराबर 1 + 1, n बराबर कितना आ गया 2। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए ऐसे ही करके निकाल लो, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए से बी आपके पास एक गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द एबव वैल्यू एबव रिएक्शन एट 200 एंड 300 केल्विन गिवन है रिस्पेक्टिव ई फॉर द रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, ई फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल वही एक्टिवेशन एनर्जी वाला मैंने एक फार्मूला बताया, दो टेम्परेचर अगर गिवन होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हो, log K2/K1 बराबर क्या होता है, EA/2.303 है ना, R और 1/T1 - 1/T2, यही तो लिखते हो। तो log K2 की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, log K2 देखो यहाँ पे 0.05 गिवन है, तो 0.05 और log K1 की वैल्यू 0.3 गिवन है, यही गिवन है। ये आपसे पूछा था, जूल में अगर वैल्यू रखोगे आर की तो कितना हो जाता है 8.314। टेम्परेचर कितना केल्विन में ही गिवन है 200 केल्विन और ये 1/300 केल्विन, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये लॉग कितना हो जाएगा, ये दो डिजिट पे डेसिमल है तो 5/3 लिख सकते हो, 5/3 को log 3, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो लिख देता हूँ। log A/B बराबर क्या होता है, log A माइनस log B, और डेसिमल आपके पास 0.05 था तो वहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 5/2 डिजिट पे डेसिमल है तो 100 लिख सकते हो ना, बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दिया। तो आप वैल्यू पुट कर लो, E/2.303 इंटू 8.314 और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 600 और ये 3 और यहाँ पे 200। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, log 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, यहाँ पे हाँ गिवन है 0. यहाँ पे गिवन है तो टेंशन की बात है नहीं, और log 3 की वैल्यू 0.480, ये आपसे बोला था। और इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, चाहो तो कर लेना और चाहो तो बाद में कर लेना। 2.30 इंटू 8.314 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 100/6, ये कैंसिल आउट हो गया। ई की वैल्यू आप निकाल लेना, ई की वैल्यू जब आपके पास आएगी तो यहाँ पे जूल में ही आएगी, 2520 जूल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना इधर, तो ये जूल में है आंसर, आंसर जूल में मांगा था, किलो जूल में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। 25 सॉरी ये नहीं 20, ऑप्शन नंबर ये है ना 25-20, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 क्या कितना हाँ 20 गिवन है ना।
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर से वही मैंने बोला, एक सवाल अभी हमने PYQ कराया था, अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन और टी हाफ का अगर रिलेशन पूछता है तो आपको फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि कंसंट्रेशन एट टी अपॉन ए नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, और 2 आप लिख लो। इसको अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये हो जाएगा ना, और चाहे तो ऐसे लिख लो आप ए नॉट अपॉन 80, और ये क्या हो जाएगा 2 जैसे मानो आप वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है। आपको क्या बोला है, तो कंसंट्रेशन कितना गिवन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस इट्स 132, रिड्यूस करने के लिए कितना होगा, है ना। तो देखो मान लेते हैं आपके पास ये बोल रहा है, यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस करके कितना कर दिया, 1/32 कर दिया, समझ पा रहे हो। अब मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 80 लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा 81/32, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का, और यहाँ पे आपके पास ए नॉट था, और ये कैसे हो जाए 1/2 ये हो जाएगा, है ना। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन 32, और इसके 1 है तो यहाँ पर भी 1/a0 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2n, इसी से कैंसिल, और 32 को आप लिख सकते हो 2⁵, और इसे क्या लिख सकते हो 2n, फर्दर इसे 2n, यहाँ पे 2⁵ लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब हमने आपको एक फार्मूला और बताया था कि n इंटू टी हाफ बराबर क्या होता है, t गिवन होता है ना, ये क्वेश्चन में कराया था प्रीवियस में। तो आपके पास यहाँ पे टी गिवन पता था, n कितना है 5, आपसे पूछा गया था द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम आपसे पूछा था, ठीक है। तो ध्यान देना टी हाफ, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, टी हाफ बराबर कितना 0.693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपॉन क्या होता है ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट गिवन था तो इसलिए आपने फॉर्मूला लगा, तो 0.693, और रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पे कितना गिवन है 20 गिवन था, तो इसको 20 रख लेना, और यहाँ पे आपके पास टी गिवन निकल आ जाएगा, 5 5 4 20, 4 का आप डिवाइड कर लोगे तो टी आपके पास टी गिवन ये कितना निकल के आ जाएगा 17.325 इंटू 10⁻⁻2 मिनट आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको लिखना कितना था 70, क्योंकि 10⁻⁻2 आपको ऑलरेडी लिखा था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है द अबव रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई, रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके आगे क्या बोला है इसने, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ए टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इन मिनट्स। फिर से क्वेश्चन सिंपल है, देखो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लो, क्या गिवन हाफ ऑफ टी हाफ आपको गिवन है, मैं डायरेक्ट ही तरीका आपको बता देता हूँ 50 मिनट। अगर 1/4 अगर रिड्यूस हो रहा है मतलब वो कितना कंप्लीट हो रहा है, T75% पूछ रहा है, T75% के लिए क्या होता है 2 इंटू, याद है आपको, अभी मैंने ऊपर लिखाया था आपको, लेकिन ये वाला फार्मूला ये 2 इंटू टी हाफ, ये वाला केवल फर्स्ट ऑर्डर में लगाना था, यहाँ पे लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था जो जीरो ऑर्डर गिवन था, तो ट्रिक नहीं लगा देना, है ना। ये आप फर्स्ट ऑर्डर अगर गिवन होता है तो अप्लाई करना। तो इसको आप सिंपल करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर जो होता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो क्या होता है, टी हाफ बराबर ए नॉट अपॉन 2k होता है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जब टी हाफ आपके पास गिवन था, कितना गिवन था 50 गिवन था, है ना, और आपको क्या बोला गया था इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ नहीं, तो आपके पास मान लो इनिशियल 1 मान लो, लेट कर लो ना, कोई बात नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान के सॉल्व कर सकते हो। तो टी हाफ 50, इनिशियल आपके पास 1 था, और यहाँ पे 2 आपके पास k, तो k आप निकालना चाहोगे तो ये क्या आ जाएगा, k बराबर आपके पास आ गया 1/100 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बोला था 75% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, एक फार्मूला होता है 80/A0 - KT, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो 80 आपके पास बोला है 71 कितना है बोला है 1/4 पार्ट, है ना। तो मान लेते हैं भाई आपके पास इनिशियली कितना था, ऐसे देखो 80
माइनस या ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी लिख सकते हो ना। तो ए नॉट आपके पास कितना था, 1 था, और ए टी कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिख लो, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, के टी आ जाएगा। और यहाँ पे के टी जब सॉल्व कर लोगे तो के टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 1/4, और के टी बराबर आपके पास आ जाएगा 3/4। के की वैल्यू आपके पास कितना निकाला, 100, तो के की वैल्यू आप पुट कर दो, कितना, 1/100 इंटू T/3/4, तो 4 1 जा 4, 4 5 25 जा 100, और ये टी बराबर आपके पास आ जाएगा 75, टी बराबर 75, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप याद रख लेना, 0 ऑर्डर का केस है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रिएक्शन, क्या बोला है आपसे, द रिएक्शन 2NOBr2, ओके, उसके बाद टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन मैकेनिज्म का आपको बनता है, इसको मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे बेसिकली ऑर्डर निकालने को बोलता है ना, तो ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर उसी रिएक्शन से बताई जाती है, किससे, जो स्लोएस्ट स्टेप में होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये फास्ट है, और ये वाली रिएक्शन आपके पास जो गिवन थी ये स्लो गिवन थी, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमेशा रेट उसी रिएक्शन का लिखना, जो RDS होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, उसी स्लोएस्ट स्टेप में ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जब रेट आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे, R बराबर NO, ठीक है, ये वाले का लिखना, तो KNO Br2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, और जब के इक्विलिब्रियम लिखा ना हो तो आप जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका लिखा करो। क्यों लिखते हो, क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम अप्लाई करेंगे, तभी तो आप क्या बता पाओगे, ऑर्डर बता पाओगे, है ना। क्या इसमें ओवरऑल ऑर्डर, ये आपने लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, ओवरऑल ऑर्डर आपको बताना था, ओवरऑल ऑर्डर ना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम जब लिखोगे तो कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो Br2/NO, और ये क्या हो जाएगा, Br2। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आपको इस वाले में लगाना है। तो आप यहाँ से NOBr2 की वैल्यू निकाल लो, NOBr2 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा के इक्विलिब्रियम NO, और आपके पास क्या आ जाएगा, Br2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट 1 में पुट कर लो, पुट 1, तो आपके पास R बराबर आ जाएगा के, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम NO, और क्या है, Br2 है, और आपके पास वहाँ पे NO था भी। तो यहाँ पे ऑर्डर आप देख लो, ऑर्डर कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ये आपके पास पूरा कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तो ऐड कर लो, ओवर और ऑर्डर लिखोगे तो 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वहाँ से ऑर्डर लिखा करो, और आप यहाँ पे हमेशा स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया करो जो इंटरमीडिएट हो उस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को डाउट होगा NOBr पे ही क्यों लगाया सर, इस पे NO पे भी लगा सकते थे। हाँ, NO अगर कहीं पे दिख रहा है तो NO पे लगा लो, आपका जो मन करे। ठीक है, पर NOBr इंटरमीडिएट है तो वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं क्या है। ये आपको गिवन था, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड हैव बीन मेजर्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, ये फालतू का सब कुछ लिखा हुआ है, फालतू का क्या मतलब, डराने के लिए, आप क्वेश्चन ही पढ़ के मत करो, पर है बहुत हलवा क्वेश्चन। देखो कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। जब आपके पास क्या लिखते हो, KA = AE⁻⁸ लिखते हो, है ना, तो ये दोनों साइड आप ln लेते हो, यही तो लेते हो, ln के, यहाँ पे ln A आता है, और ये -EA/RT आ जाता है, क्योंकि ln E की वैल्यू मैंने इस ऊपर करके दिखाया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कैसे,
और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे आपके पास जो स्लोप आता है वो क्या आता है, माइनस ये अपॉन आर टी आता है, यही तो आपके पास स्लोप होता था, है ना। और स्लोप की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे, ये देखो -18, तो ये लिख लो -18.5 गिवन है। और आपसे क्या पूछा था, माइनस ये अपॉन आर, आर की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 8.314 हो जाएगा। टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना गिवन है टेम्परेचर, यहाँ से ध्यान देना 700 से 1000 केल्विन आपको गिवन है, तो आपको 1000 केल्विन वाला रख लेना है। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 1000 केल्विन वाला क्यों रखोगे, वो क्यों रखोगे मेरे दोस्त, ये यही आएगा ना स्लोप, तो वही मैं सोच रहा हूँ भाई, ये तो कौन आपके पास वेरिएबल हो गया ना टेम्परेचर, वो तो वेरी कर रहा है, तो m बराबर कांस्टेंट माइनस ये अपान आर टी माइनस ये अपान आर होगा ना, तो ये हो जाएगा। और ये आपके पास डाटा है जो जूल में, तो आप इसको किलो जूल में अगर निकालोगे तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये बराबर जो आ जाएगा 18.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ डाटा आपके पास आंसर आ जाएगा 154 किलो जूल, ठीक है, और यहाँ पर मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको गिवन नहीं है, पर 154 किलो जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा 154 किलो जूल, 154 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 23 है आपके पास, ये गिवन है कितना 345 टी हाफ, ठीक है। द फॉर द सैम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ सैम्पल गैसेस कंपाउंड इनिशियली एट 55 वाज इतना, ठीक है, व्हेन द प्रेशर वाज इतना देन टी हाफ। फिर से ये देखो वही सिंपल प्रेशर का भी तो बताया टी हाफ का रिलेशन आपको, एक क्वेश्चन में क्या होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन या प्रेशर गिवन होते हैं, तो वहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो क्या मैंने बताया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर क्या होता है 1 माइनस एन होता है, यही तो बताया। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, टी हाफ बराबर, या इन्वर्सली लिख लो पी टू द पावर n-1 लिख लो, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी हाफ 1 और टी हाफ 2, या T1 T2 लिख सकते हो, कोई भी बात नहीं, P1 1 माइनस एन और यहाँ P2 1 माइनस एन, क्या हो जाएगा टी हाफ बराबर 340 है इनिशियल, हाँ टी हाफ है ना, और क्या बोला है एट 345 फॉर टी हाफ ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल गैसेस कंपाउंड इनिशियली एट 55 किलो पास्कल वाज इनिशियली, इतना है टी हाफ, है ना, तो वही है 340 इनिशियली, और बाद में 170 है, और प्रेशर आप देख लो 27 है, और यहाँ पे आपके पास 55.5 है, यहाँ पे लिख लो आप n-1 वाला अगर लिखोगे, है ना, अगर ये वाला लगा रहे हो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, n-1 फिर से गलत कर दिए, क्योंकि हम कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं देखना, तो हमारे पास ये P1 लिखना है ना, तो P1 आपके पास यहाँ पे 55 है ना दोस्त, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 55.5 और क्या हो जाएगा 27.8, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, समझ पाए, और 1 माइनस एन हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमने कर देते हैं 1 से 1 और 17 2 जा 34, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास जो लगभग डाटा आएगा ये 2 के आसपास आएगा, 2 के आसपास तो नहीं आएगा, इसको देखो ऐसे कट करो, 2 27 1 जा 27, हाँ 27 54 मतलब 2 के ही आसपास आएगा, तो 1 माइनस एन हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना हो गया 1 माइनस एन हो गया, और n बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर आपके पास 0 ऑर्डर आ गया, है ना, तो अप्रॉक्स लोगे तो 0 आएगा, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर आपको आंसर बताना था, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जेई का है, तो इंटीजर टाइप था, ऑप्शन दे दिया है। चलो ये वाला देख लो, क्या गिवन था, फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन सी चेंजेस फ्रॉम 10 to 20, ठीक है, इन 10 सेकेंड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज़ 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी विच इज़ ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं,
अच्छा क्वेश्चन है, तभी मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, बहुत ही बढ़िया। तो रेट ओवरऑल अगर लिखना चाहो आपके पास, चलो लिख देता हूँ μ1 A μ2 B, है ना, और यहाँ पे क्या है μ3 C और μ4 D है। तो यहाँ पे अगर आप रेट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, रेट बराबर क्या हो जाता है भाई, वही जो स्टोइकियोमेट्री होता है रिएक्टेंट का, उससे माइनस लिखोगे, DA/dt लिख लोगे, यहाँ पे -1/μ2 और dB/dt लिख लोगे, है ना। प्रोडक्ट में जो बनता है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, तो dC/dt, और यहाँ पे μ1/μ4 dt/dt, यही लिखोगे, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, ध्यान देना, आपसे बोला है कि जो D है, बोला है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ B। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं, D और B का रिलेशन लिख लेते हैं। तो D कहाँ पे है, ये है, और B आपके पास ये है, तो इसका रिलेशन आप क्या लिख सकते हो कि D, यही बोला ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, तो इसलिए D के टर्म्स में लिख रहा है। तो dt और b के टर्म्स में लिखोगे, तो dt और b आपके पास यहाँ है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो μ4/μ2, और यहाँ पे dB/dt, यही है। ये बोला है जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कितना d है वो 1.5 टाइम्स है। समझ पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ध्यान देना, ये है 1.5 टाइम्स है इसका, है ना। तो μ4/μ2 आप लिख सकते हो कितना, कि इसको जब सॉल्व कर लोगे तो डेसिमल हटाओगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा μ4/μ2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 5 3 × 5 2, तो 3/2 आप लिख सकते हो, क्योंकि बोला है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B विच इज़ ट्वाइस, नहीं वहाँ पे 1.5 बोला था, है ना। हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D का अपीयरेंस 1.5 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, 5 टाइम्स बोला था, ठीक है ना। तो रेट ऑफ, तो ये आप लिख सकते हो 1.5, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कन्फ्यूज हो गए, तो मैं इसको कन्फ्यूज नहीं करता हूँ, जैसे लिखा है वैसे लिखता हूँ, ये ठीक है। आपको बोला है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D इज 1.5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो ये जो रेट इसका है, ये B का 1.5 टाइम्स है ना, और μ3/, ये तो है dB/dt। अब खुश हो आप, ठीक है। और इसको आप यहीं पे रहने दो, मैं तो कहूँगा μ4/μ2 को यहीं पे रहने दो। अब इसे आप लिख सकते हो, इसको 1.5 को आप लिख सकते हो, अभी जैसे लिखा था 3/2 लिख सकते हो, dB/dt लिख सकते हो, और μ4/μ2 लिख सकते हो। 2 को उधर आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इधर ही रहने दो, तो ये 1/3 dt/dt, और आप लिख सकते हो 1/2 dB/dt μ4/μt, आप ये लिख लोगे, ठीक है। और फिर बोला है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। चलो इसको भी लिख लो, ये बोला है A का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, B नेगेटिव लिखो, डिसअपीयरेंस बताता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, है ना, ये है ट्वाइस है, ये बोला है। तो आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये लिख सकते हो कि -12 dB/dt, और यहाँ पे dA/dt लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप dB/dt, ये देख रहे हो, हाफ dB/dt किसके बराबर, 1/3 के बराबर है ना। ये म्यू को आप छोड़ देना, उसको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसके बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेनी है, आप बोल सकते हो, पर एग्ज़ाम में तैयार रहो, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। और ये बोला है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन 9 ना। तो आपको ये भी गिवन है कि रेट, जो D का रेट है D/dt है ना, रेट ऐसे ही लिखते, वो 9 गिवन है, ठीक है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आगे लिख सकते हो कि देखो 10 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ये सी का चेंजेस है ना। तो ये आप 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 का चेंज होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि डी सी अपॉन डी टी बराबर आप कितना लिख सकते हो भाई, डी सी अपॉन डी टी बराबर 1 है ना, मिलीमोल डेसीमीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो आप अगर ये 1 है तो आप अब लिख सकते हो डी टी अपॉन डी टी बराबर ये कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी आप लिख सकते हो ये 9 है ये आपके पास, है ना। तो अब यहाँ से आप रिलेट कर, यहाँ आप लिख सकते थे कि 9 इंटू डी सी अपॉन डी टी, क्योंकि ये डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू 1 ही आ रहा है चेंज, तो ये 9 आप ऐसे लिख सकते। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो। तो आप अब इसे सॉल्व करोगे, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेंदी कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा टाइम खा सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाने, हाँ सॉरी, अगर इसको ऐसे लिखूँ तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि 1/9 है ना, इधर चला आएगा डी टी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/3 हो जाएगा और डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि हमें पुराने जो इक्वेशन गिवन है उसके फॉर्म में ले जाना है, डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हो कि 1/डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो, डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये तो अपने पास ठीक है 1/3, लेकिन ये स्टोइक्योमेट्री में होना चाहिए। अगर रेट जब हम लिखते हैं तो डी टी, और आप कैसे लिखोगे 1/1/3 ऐसे ही तो लिखते थे, है ना। और आप ये वाला आपके पास ये भी ले आओगे तो इसको कैसे आप लिखना चाहोगे, डी, यहाँ पे डी सी सॉरी, बार बार मिस्टेक हो रही है ना। इसको स्टोइक्योमेट्री में लिखना था, है ना। तो स्टोइक्योमेट्री के टर्म्स में हम लिखेंगे डी सी आ जाएगा ना इधर, ये इधर चला जाएगा तो डी सी अपॉन डी टी और ये क्या हो जाएगा 1/1/3, समझ पाए। और यहाँ पे आप लिखोगे 1/3 डी टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से क्या लिख सकते हो कि a + 2b है ना, और यहाँ पे 3d है, ये 3 है जो यही तो आता है स्टोक 3d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c/3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, c/3 1/3 हो जाता है ना, यहाँ पे 1/3 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेट लिखना चाहोगे तो अभी आपके इसके अकॉर्डिंग तो आप रेट आया नहीं, आप यहाँ तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो 3 6b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 था तो 3 आपके पास ये 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा सी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेट लिखोगे तो ये क्या रेट लिख सकते हो, डी सी अपॉन डी टी, है ना। अब सी आया आपके पास, एक चेंज का एक का आया ना, यही स्टोइक्योमेट्री आपको बनाना था, देखो एक ही है। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसका स्टोइक्योमेट्री जब रेट लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी देखो 1 ही है तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। यही पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन 9 एक्सपेरिमेंटरी रेट ऑफ रिएक्शन आप बोल दो भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इजी है बिल्कुल, इसको देख लेते हैं। रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना गिवन है, ये आसान है, इसको लिख लो सॉल्व। रेट कांस्टेंट आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गिवन है ना, ln k 30.24 - 2.0 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन टी गिवन है ना। आर्हेनियस इक्वेशन पता है आपको, अब डायरेक्ट लिख दो ना, ln k बराबर a ln a है ना, माइनस ई अपॉन आर टी होता है। कंपेयर कर लो, ये 1 है ये 2 है, कंपेयर कर लो रिएक्शन, है ना। कंपेयर करो, अगर कंपेयर 1 और 2, तो 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ए अपॉन आर की वैल्यू है वो कितना, टेम्परेचर को हटा दो तो वेरिएबल है, 2 × 0 × 10⁴ ये है ना, कंपेयर किया तो ये बराबर कितना हो जाएगा, आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2.0 × 10⁴। कैलोरी में आंसर निकालना है कि जूल में, तो जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू 8.314
4 इंटू 2.0 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 16.6 इंटू 10⁴ जूल, है ना। तो ये हो जाएगा जूल। और अच्छे से अगर लिखना चाहोगे इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, तो इतना किलो जूल में ना, 1 किलो जूल बराबर कितना 10 इतना जूल होता है। तो 1 जूल बराबर आप 10⁻³ किलो जूल लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल में हो जाता है। ये बेसिक बात है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, जो भी ऑप्शन नंबर ए आपके पास इतना हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो डाउट हो आप पूछ लेना। बात ये क्वेश्चन मानता हूँ ये लेंदी था थोड़ा सा, ठीक है। इस वैरायटी क्वेश्चन आप एक आएंगे नहीं, पर एग्ज़ाम में आए तो आपको छोड़ देना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अगर दिमाग क्लिक कर गया तो कर लेना, नहीं है क्लिक किया तो छोड़ देना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। बाकी अपने दोस्तों को भी बताना। और प्लेलिस्ट में ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे फॉलो करना। और हम लोग 20 मॉडल गेस्ट पेपर देंगे, ठीक है, अप्रैल से देंगे, उसको फॉलो कर लेना। केमिस्ट्री में और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वही कर लेना, इनफ है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थैंक यू।